टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रक्रिया। हम लोग देखते हैं व्हाट इज टीचिंग, शिक्षण क्या है। कोई भी चीज, व्हाट ए टीचर डज इन द क्लासरूम इज टीचिंग। क्लासरूम में टीचर जो भी करता है, पढ़ाता है, नॉलेज देता है, एक्सपीरियंस बढ़ाता है स्टूडेंट्स का, ये सब का सब टीचिंग कहलाता है। कुछ भी, चाहे एक्सपेरिमेंट करके दिखलाए, डिमोन्स्ट्रेट करके दिखलाए, या बोल के दिखलाए, या जैसे भी हो, या लेक्चर मेथड से बताए, ये सब का सब टीचिंग कहलाता है। अब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या अलग अलग एजुकेशनिस्ट अलग अलग टाइम पे अलग अलग बात बोले हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलते हैं। तो कुछ का कहना है बिहेवियर चेंज करने के लिए, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। कुछ का कहना होता है इसके एक्टिविटी में चेंज करने के लिए। कुछ का कहना है नॉलेज गेन करने के लिए। तो ऐसे ही अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनिस्ट इसका अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। तो हम लोग एक एक करके, जो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा एक्सेप्टेड है, हम लोग वो सभी को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यावहारिक रूपांतरण के लिए शिक्षण। वी हैव लर्नड दैट लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। हम लोग पढ़े हैं कि अधिगम पूर्ण रूप से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, मतलब बिहेवियर में चेंजिंग, मतलब जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे पास कोई बच्चे हैं, कोई स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर में जो चेंजिंग हुआ, जैसे बच्चा जब जन्म लिया या जिसमें वो पढ़ता नहीं है उसका बिहेवियर कुछ और होता है। इवन हम लोग जब बच्चा थे भयानक थे और हम लोग के जो बच्चे हो रहे, अभी के जो बच्चे आ रहे हैं, हम लोग से भी भयानक आ रहे हैं, और आगे जो आएंगे और भी भयानक ही आएंगे। सिंपल आने का कोई चांस नहीं है। तो एजुकेट करते हैं उसे, जैसे हम लोग पहले जैसे थे अभी नहीं है। हम लोग पढ़े, हमारे बिहेवियर में चेंजिंग हुआ, और यही बिहेवियर चेंज को एजुकेशन कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। अब ये बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन होता है, जो कि नजर आता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एलिसिटेड बिहेवियर और दूसरा होता है इमिटेड बिहेवियर। इसको हिंदी में कहते हैं अवलोकन किया गया बिहेवियर। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, प्राप्त किया गया व्यवहार मतलब एलिसिटेड बिहेवियर, एंड इमिटेड बिहेवियर को निकाला गया व्यवहार, प्राप्त किया गया। जैसे कि बच्चे को स्कूल भेजना है, तो वो अपने मन से स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो हम उसे कुछ प्रलोभन देते हैं, कुछ देते हैं, जैसे पैसे देते हैं, चॉकलेट देते हैं, ताकि वो स्कूल जाए। और ये दिनों दिन बढ़ाते हैं। मतलब अब उसको ये फील होता है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें चॉकलेट मिलता है, इसीलिए उसको आदत हो जाती है जाने की, और वो जाना चाहता है। कोई भी काम अगर करते हैं तो इसी ढंग से वो चलता है। तो इस ढंग का जो बिहेवियर में चेंजिंग आता है, या कोई अगर गाना गाता है तो उसे हम प्राइज देते हैं। तो गाना गाने के समय में जो प्राइज देते हैं, तो उसको क्या लगता है कि ये चेंजिंग है, हमें गाने से प्राइज मिलता है, अच्छा लगता है उसे, और वो बार बार गाने की कोशिश करता है, और ये उसका बिहेवियर बन जाता है गाना गाने की। ये इलिसिटेड बिहेवियर है, मतलब ये उसमें निकाला गया है। अब दूसरा टाइप है इमिटेड बिहेवियर, मतलब निकाला गया बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि कभी कभी वो कुछ ऐसा बिहेवियर करता है जो कि कुछ खास होता है, कुछ अलग होता है। तो ऐसा बिहेवियर हमेशा नहीं होता। अब हम जैसे उसे ऑब्जर्व किए कि वो अपने आप निकला। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल, जैसे ही हम लोग को ठंडा लगता है, आप सभी फील किए होंगे मुंह से गाना निकलने लग जाता है। लेकिन जब ठंडा नहीं निकलता, बाथरूम में जब ठंडा नहीं लगता, आराम से जाते हैं, नहा के आ जाते हैं। गर्मी के दिन में, मतलब ठंडा के दिन में गाना गाते हैं ठंडी, और गर्मी के दिन में गाना कम होता है। या जैसे इसका नहीं भी हो, बहुत सारे हम लोग में से बाथरूम सिंगर भी हैं, दूसरे जगह रहते हैं, मुंह से एक वर्ड भी गाना का नहीं निकलता, लेकिन जब बाथरूम में जाते हैं ऑटोमेटिक गाना आ जाता है। वो भी बढ़िया बढ़िया गाना है, और बहुत आनंद आता है, बहुत बढ़िया लगता है। ये इलिसिटेड बिहेवियर है, सॉरी इमिटेड बिहेवियर है। बच्चों में भी कुछ उसी ढंग का क्वालिटीज है। अगर वैसा कोई क्वालिटी आ रहा है तो अब हम देखते हैं, तो अगर उसमें कुछ उसको कुछ खास प्रलोभन दिया जाता है, या कुछ खास चीज दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है, तो उस चीज को वो बार बार रिपीट करता है, और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। और यही प्रकार का, मतलब इस ढंग के इमिटेड बिहेवियर में जो चेंजिंग आता है, परमानेंट बिहेवियर बन जाता है, इसी को भी टीचिंग कहते हैं।
मतलब इमिटेट बिहेवियर का चेंजिंग। अब हम लोग आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। इमिटेट कंडीशन डिपेंडिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, मतलब ये इमिटेट एंड एलिसिटेड दो प्रकार का कंडीशनिंग होता है। एक होता है क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें कि एलिसिटेड बिहेवियर को पैदा किया जाता है या बनाया जाता है, और दूसरा होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसमें होता है कि इमिटेड बिहेवियर को ट्रेंड किया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुकूलन, प्राप्त किए गए व्यवहार का अनुकूलन, और संक्रिय अनुकूलन मतलब स्वाभाविक व्यवहार का अनुकूलन। इसमें हम लोग पहला देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब शास्त्रीय अनुकूलन, जो कि इवान पावलोव के द्वारा, ए रशियन साइकोलॉजिस्ट थे वो, इवान पावलोव के द्वारा ये दिया गया था। इसमें क्या हम लोग जो एजुकेशन के हैं वो तो बढ़िया से जानते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के लिए थोड़ा विशेष है। ऐसे एजुकेशन वाले के लिए भी बढ़िया है कि ये उनका रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो ये डॉग एंड बेल का एक्सपेरिमेंट किए थे इवान पावलोव, या कैट के ऊपर भी किए थे। तो इसमें क्या हुआ था, पावलोव जो किए थे उसमें क्या हुआ था कि कुत्ते पे उन्होंने देखा क्या कि जो उनका रखने वाला है, कुत्ता का जो मालिक है, जैसे ही उसके तरफ जाने लगता है उनके पैर के आवाज़ से, क्योंकि जब उसके तरफ जा रहा है तो उसको खाना देगा, तो पैर के आवाज़ से ही उसमें सेलिब्रेशन होने लग गया। तो ये देखने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो बेल के साथ उसे एडजस्ट किया। पहले बेल बजाया और उसके बाद खाना दिया, बेल बजाया खाना दिया। ये जो स्टिमुलस है बेल बजाना, अभी न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब मान लीजिए किसी कुत्ते के पास जाके, जो रोड का कुत्ता है उसके पास बेल बजाओ, कितना भी बजाते रह जाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भैंस के सामने बीन बजाने से क्या होता है, यहीं पर वही हो जाएगा, कुत्ते के सामने बेल बजाने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उसी को कंडीशन में कन्वर्ट किया जाए, कंडीशन बोले तो जैसे इवान पावलोव क्या किए कि पहले बेल बजाए फिर खाना दिए, बेल बजाए खाना दिए। कुत्ते को धीरे धीरे लगने लग गया कि बेल बजता है तो खाना मिलता है, तो वो उसके लिए एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया। पहले क्या था, न्यूट्रस स्टिमुलस, अब कंडीशन बन गया। मतलब कंडीशन हो गया बेल बजना, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया कि उसके मुंह से सलाइवा निकलना खाने के पहले, वो नेचुरल है। सॉरी, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, खाना आने से सेलिब्रेशन होता है, खाना खाने से सेलिब्रेशन होता है, ये है अनकंडीशन, अपने आप ये होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं। लेकिन अब बेल बजाए, ये कंडीशन रिस्पॉन्स, और बेल बजाने के बाद सेलिब्रेशन होने लग गया, वो कंडीशन रिस्पॉन्स। बेल बजाए कंडीशन स्टिमुलस, बेल बजाने के बाद जो सलाइवा निकला कंडीशन रिस्पॉन्ड। मतलब पहले ये कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए अनकंडीशन मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस था। उसके बाद जो सेलिब्रेशन होने लग गया जब बेल बजाने से, वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया। इस बात को क्लियर रखिएगा, ये हर बार क्वेश्चन आ जाता है, मैं कई बार देखा हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पहले मैं भी कन्फ्यूज कर जाया करता था इसमें, जब मैं बीएड में था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेल कुत्ते पे कोई फर्क नहीं डालता, भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ नहीं होता, वैसे ही कुत्ते के सामने बेल बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर न्यूट्रल स्टिमुलस है। धीरे धीरे कुत्ते को ट्रेंड किए, मतलब कंडीशनड किए, कंडीशन में डाले कि बेल बजा खाना मिला, बेल बजा खाना मिला, ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया। अब क्या है, नॉर्मली खाना आने के बाद सभी का सलाइवा निकलता है, हम लोग का भी। कुछ भी खाने के बारे में सोच लीजिए आप लोग, चाट, गोलगप्पे, कुछ भी जो बढ़िया आपको लगता है, अचार, हाँ सलाइवा हो गया होगा, आपके मुंह में पानी आ गया होगा, सेलिब्रेशन, ये कंडीशन रिस्पॉन्स है। खाना खाएं, ये स्वाभाविक है, इसीलिए अनकंडीशन है, अपने आप होता है ये। लेकिन अगर किसी और के साथ में जोड़ दिया, जैसे कुत्ते में बेल के साथ जोड़ दिया, वो कंडीशन आ गया बेल, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, अब इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, टीचिंग के लिए। देखिए क्या होता है, क्लास में जब स्टूडेंट आता है, बच्चे जब आया करता है स्कूल में, वो अनकंडीशनड है, आना नहीं चाहता है, उसके लिए बिल्कुल अलग चीज़ है, नया चीज़ है। अब क्लास का माहौल कुछ इस ढंग के बनाए, इन्वायरमेंट जैसे वेल वेंटिलेटेड, खिड़की बढ़िया है, टीचर बढ़िया है, उसके साथ रिस्पॉन्स बढ़िया है टीचर लोग का, तो उसे अच्छा लगेगा, धीरे धीरे उस माहौल में वो ढल जाएगा। अभी उसके लिए न्यूट्रल स्टिमुलस है, स्कूल अलग चीज़ है, कुछ नहीं जानता उसके बारे में, अभी वो बिल्कुल कुत्ता है, बंदर है, सॉरी कुत्ता नहीं बंदर है, कुछ नहीं पता। लेकिन वो स्टिमुलस जुट गया उसके साथ कि उसको स्कूल जाना है, स्कूल में बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं, बढ़िया बढ़िया मैडम आती है पढ़ाने के लिए,
अब बच्चे वहाँ पे जाने लग गया, तो ये जो उससे अट्रैक्ट हुआ, एक कंडीशन बन गया, एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। तो यही हमारे एजुकेशन सेक्टर में ये क्लासिकल कंडीशनिंग का इम्पोर्टेंस है, मतलब उसके माहौल में कुछ चेंजिंग ला देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द आउटकम ऑफ ए सीरीज ऑफ एलेबोरेटली डिजाइंड एक्सपेरिमेंट बाय B.F. स्किनर इन अराउंड 1940s विथ रैट्स एंड पिजन। मतलब B.F. स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, और जो एक्सपेरिमेंटल बॉडीज था चूहा, कबूतर। इसमें उन्होंने जो किए थे, मतलब हुआ था क्या कि एक पिंजरा है, उसमें कबूतर को रख दिया, कबूतर पिंजरे में जो गेट था वो लीवर से सेट कर दिया, और उसके बाहर में एक मछली दिया। पहले तो कबूतर काफ़ी उड़ा, फड़फड़ाया वो बाहर जाने के लिए। फिर क्या हुआ, वो मछली ने उसका खाना दिया, मछली तो बिल्ली को देता है, खाना दिया जो भी है, तो फड़फड़ाया, इधर उधर घुमा, धीरे धीरे एक बार क्या हुआ कि वो रेंडमली वो बज गया बेल पिजन का, तो फिर वो बाहर बेल नहीं बजा, वो लीवर दबा, गेट खुला, वो बाहर निकला। यही चीज़ वो बार बार हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसको आदत बन गया और वो खुलने लग गया। तो इसमें क्या हुआ कि उनके ऊपर वो कुछ अलग अलग बात बोले, जैसे मतलब रिवार्ड जो मिला, रिस्पॉन्स मिला, ये उन्होंने बोला कि दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, जिसे उन्होंने रिवार्ड क्या कहा, सकारात्मक पुनर्बलन मतलब इनाम, और दूसरा होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें रिलीफ मिलता है, ऋणात्मक पुनर्बलन, आराम इसमें मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है और निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कोई काम किया, जैसे वो कबूतर बाहर आया उसे खाना मिला, कबूतर बाहर आया उसे खाना मिला, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। निगेटिव रीइंफोर्समेंट, या क्लास में जैसे बच्चा कुछ बोला या पढ़ाया, वाह वेरी गुड एक्सलेंट, तो इस ढंग का जो बात बोले ये उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। लेकिन अब निगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे बच्चे को डर है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा या डांट पड़ेगा, या बढ़िया से बात नहीं करेंगे टीचर्स या स्टूडेंट लोग बढ़िया से बात नहीं करेंगे, तो वो हट जाएगा, निगेटिव होगा। अगर वो ये काम कर लिया तो वो चीज़ हट जाएगा, वो प्रेशर उसके ऊपर से हट जाएगा। अगर ये काम कर लिया या होमवर्क कर लिया तो उसके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव हो रहा है। तो इस ढंग का जो रीइंफोर्समेंट होता है उसे निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब आप देखते हैं रिलेवेंस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच, मतलब व्यवहार रूपांतरण उपागम की उपयोगिता क्या क्या है। रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग फॉलोज फ्रॉम ऑल थ्योरीज ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब व्यवहार सुधार के सभी सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि अधिगम में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब अभ्यास तो करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा, एक्सरसाइज होगा, उतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा बिहेवियर का। दूसरा है रिपीटेशन विदाउट रीइंफोर्समेंट डज नॉट इनहांस लर्निंग। अगर हम क्लास में कह देते हैं बार बार रिपीट करने के लिए, बार बार एक्सरसाइज करने के लिए, और उसका कोई भी इनाम नहीं देते, कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं देते, वो लर्निंग नहीं होता। मतलब अभ्यास बिना पुनर्बलन किए अधिगम को नहीं बढ़ाता। दूसरा है वेरिएशंस इन प्रेजेंटिंग द रीइंफोर्सर्स हेल्प मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब रीइंफोर्सर्स जो है समय समय के साथ बदलते जाते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग लाते हैं तो वो पुनर्बलन को में बहुत ज़्यादा सुधार ला देता है, बहुत बढ़िया मतलब अच्छा काम करता है। पनिशमेंट इज नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर। अनडिजायरेबल बिहेवियर को पनिशमेंट देकर नहीं हटाया जा सकता, इम्पॉसिबल है। वो सिंपली क्या करता है कि कैंडिडेट के स्टूडेंट्स के ऊपर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर है, और कुछ नहीं, मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं होता व्यवहार में। और इंटरेस्ट इन वर्क एंड इन इम्प्रूवमेंट इज कंड्यूसिव टू लर्निंग। उससे क्या होता है, रीइंफोर्समेंट वगैरह से इंटरेस्ट बढ़ता है काम में और लर्निंग ज़्यादा बढ़ता है। अब हम लोग आते हैं, अगला है, उसका नाम है टीचिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, संज्ञात्मक विकास के लिए शिक्षण। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, इसको नॉर्मली नॉलेज, सोच, इससे जोड़ा जाता है। मतलब नॉलेज को कॉग्निटिव बोला गया है डिक्शनरी के अनुसार। ये अलग अलग फेजेज से दिया गया है, ये पियाजे के द्वारा। पियाजे इसे अलग अलग फेजेज में बताया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निशन संज्ञानात्मक
विकास के अलग अलग फेज दिया है, जिसमें कि पहला उन्होंने दिया है सेंसरी मोटर, संवेदी ज्ञातात्मक काल, ये है 0 से मतलब 0 से 2 वर्ष की एज तक के लिए। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, ये 2 से 7 वर्ष के लिए है, पूर्व संक्रिया काल, पूर्व संक्रिया काल। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 या 12 साल के लिए होता है, ये स्थूल संक्रिया काल है। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 11-12 साल से लेकर 14-15 साल तक चलता है, इसे औपचारिक संक्रिया काल भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन रहता है, इस बार भी आया हुआ था अपने नेट में, पिछले बार भी आया हुआ था नेट में, इससे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए थोड़ा 2-4 बार आप देख लीजिएगा बढ़िया से, तो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। पहला जो है सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 साल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मोटर एक्टिविटी इसमें होता है, मतलब बुद्धिमत्ता संबंधित गत्यात्मक क्रियाकलाप इसमें होता है। वर्तमान और नज़दीक की घटनाओं व वस्तुओं से संबंध होता है। ना ही कोई भाषा और ना ही कोई विचार इसमें होता है, किसी वस्तु की वास्तविकता का कोई विचार नहीं है। मतलब देखते हैं इसके बारे में। सेंसरी मोटर पहला काल जो है, इसमें मोटर एक्टिविटी जैसे कि कुछ पकड़ना न करना, जैसे बच्चे के आप हाथ डालिए फट से पकड़ लेता है वो, मतलब इसी से रिलेटेड उसमें इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा और कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। मोटर एक्टिविटी जो कि जैसे बच्चे ऑटोमेटिक दूध पीने लग जाता है, पैर फेंकता है या पकड़ता है, मतलब जो उसके शारीरिक क्रियाकलाप से है सिर्फ उसके बारे में है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं होता। वर्तमान और नज़दीक की घटनाओं वो वस्तुओं से संबंध वो रखता है, दूसरा नहीं। जैसे कि कोई वस्तु उसके सामने है बच्चों के तो है, जब वो दूर चला गया तो खत्म हो जाता है, बस जिस समय उसके पास है सिर्फ वही है, जो पास में नहीं है वो खत्म हो जाता है, उसको ऐसा मान लिया जाता है। ना ही कोई भाषा और ना ही कोई विचार, मतलब यहाँ पर ना ही उसका अपना कोई थॉट है और ना ही कोई भाषा है, वो कोई भाषा नहीं जानता। ऐसे बस हम लोग सोचते हैं कि समझ रहा है बच्चे के साथ जब खेलते हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगला समय है प्री ऑपरेशनल, मतलब इसमें क्या है, पूर्व संक्रिया काल या पूर्व अवधारणा काल, इसी को सहज बोधनी काल भी कहते हैं। 2 से 7 वर्ष का आयु के में होता है, वह केंद्रित अहं केंद्रित विचार है ये, मतलब इसमें एक मिनट, ईगोसेंट्रिक थॉट, ईगो हम लोग सब समझते हैं, अहं ईगो कि मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं, ये अहंग है। जैसे ये काम को सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये अहंग है, मतलब ईगो है। तो इसमें ईगो सेंट्रिक थॉट होता है, मैं बच्चों में ऐसे ही होता है, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा घर, सब कुछ मेरा मेरा होता है इसमें ये जो कि होता है। उसके बाद ग्राह्य बोध के आधार पर तर्क वितर्क, मतलब जो नॉर्मल है, डोमिनेटेड, मतलब कोई इसमें लॉजिक नहीं होता है, रीजनिंग जो करता है कोई खास नहीं, बस वो जो ऑब्जर्व किया है, जो देखा है, उसी के बारे में वो तर्क करता है, और कुछ इसमें खास नहीं होता। तर्कपूर्ण समाधान की अपेक्षा सहज बोध से समाधान करना, मतलब इसमें होता है कि कुछ लॉजिक के आधार पे वो उसको नहीं करता है वो, बल्कि बस सिंपल सहज बोध के आधार पे, नॉलेज के आधार पे, थॉट के आधार पे ये उसे करना चाहता है या करता है। संरक्षण करने में अयोग्य, संरक्षण मतलब इनेबिलिटी टू कंजर्व। अब देखते हैं क्या होता है। कंजर्व होता है कि जैसे कि 5 बॉल है, एक जगह रखा हुआ है, एक ही मतलब एक बॉल में रख दिए हैं, एक बर्तन में रख दिए हैं, उसी 5 बॉल को अलग अलग करके रख दिए हैं। तो अलग अलग जो दोनों, उसको जब बच्चे को पहचानने के लिए बोलेंगे, मतलब ये इस एज में, मतलब 2 से 7 साल के बीच में, तो वो इसके पहचान नहीं पाएगा, वो जो फैला हुआ रखा है उसको ज़्यादा कहेगा कि ये ज़्यादा है, क्योंकि वो कंजर्व नहीं कर सकता, उसे ये समझ में नहीं आता कि ये भी 5 ही है, बस एक ही जगह रखा हुआ है, इसीलिए कम लग रहा है। तो उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कंजर्वेशन उसमें नहीं है। ये उसके बाद वाला स्टेज में, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 7 से 11 या 12 साल के लिए चलता है, स्थूल संक्रिया काल में ये होता है, डेवलप करता है। मतलब अब देखते हैं अगला, वही है स्थूल संक्रिया काल। इसमें क्या होता है, संरक्षण करने की योग्यता आ जाता है, एबिलिटी टू कंजर्व। उसके बाद क्या होता है, वर्ग व संबंधों के बारे में तर्क देना, क्लास या संबंध के बारे में यहाँ पे तर्क देने लग जाता है। क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन की कैपेसिटी इसमें आ जाता है। क्लासिफिकेशन बोले तो मेल, ये मेल है,
सब एक क्लास में, फीमेल है एक क्लास में, या इसका हाइट के अनुसार क्लासिफिकेशन, ये सब बच्चों में यहाँ पे डेवलप कर जाता है। उसके बाद आता है संख्याओं को समझना। इस फेज में वो संख्या को समझने लगता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह को उसको समझ आने लग जाता है और अच्छे तरीके से। हाँ, परसेंटेज वगैरह वो यहाँ पर नहीं निकाल पाएगा, मतलब थोड़ा बड़ा चीज़ यहाँ पर थोड़ा उसको दिक्कत होता है, लेकिन नंबर वगैरह का ज्ञान आ जाता है। स्थूल वस्तुओं और अनुभवों को समझना, मतलब जो कंक्रीट वस्तु है, मतलब उसको ये समझने लगता है। और विचारों में विरोधाभास का विकास हो जाता है, मतलब वो इसके बारे में डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन थॉट। अब अगला आते हैं औपचारिक संक्रिया काल। औपचारिक संक्रिया काल को कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें लगभग धीरे धीरे करके कॉग्निटिव ग्रेजुअली थॉट, मतलब यहाँ पर विचारों में संपूर्ण सामान्यीकरण हो जाता है, संपूर्ण मतलब नॉर्मल हो जाता है, वैचारिक अभिव्यक्ति की सोच आ जाता है। उसके बाद परिकल्पित विचारों एवं स्थितियों के साथ संबंध बनाने की योग्यता आ जाता है यहाँ पर स्टूडेंट को। मतलब एक बार फिर से देखते हैं। अब इसमें जो जो टर्म का यूज हुआ, हो सकता है जब आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन आ जाता है। ऑपरेशंस, संक्रिया क्या होता है, मतलब जब कोई भी काम को करने की कैपेसिटी आ जाता है उसे संक्रिया कहते हैं। इंटेलिजेंस, अपना दिमाग लगा के सोचने समझने विचार करने की कैपेसिटी को इंटेलिजेंस कहते हैं, बुद्धिमत्ता। तीसरा है कंजर्वेशन, मतलब वो जो बॉल का बताए, मतलब अगर एक जगह समेट के रखा हुआ है, कम जगह छेक रहा है, और ज़्यादा अलग अलग करके अगर रखा हुआ है तो ज़्यादा जगह छेकेगा। तो जो सेकेंड पीरियड है जो कि 2 से 7 साल तक के लिए चलता है प्री ऑपरेशनल, तो उसमें वो नहीं पकड़ पाता है, वो देख रहा है कि ज़्यादा जगह छेका हुआ है तो ज़्यादा है, कम जगह छेका हुआ है तो कम है। और कंजर्वेशन में क्या होता है उसके जस्ट ऑपरेशनल स्टेज में कि वो कंजर्व करता है, मतलब है कि यहाँ पर नंबर सेम है, क्योंकि नंबर का ज्ञान इस समय में आ गया है, बस जगह कम छेक रहा है, मतलब इसे ही संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। उसका होता है क्लासिफिकेशन, जैसे ये मेल है या फीमेल है, अलग अलग क्लास बनाने की कैपेसिटी इस एज में आ जाता है, तो इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। सीरिएशन मतलब श्रेणीकरण, जैसे बढ़ता हुआ क्रम 1 2 3 4 5 6, घटता हुआ क्रम, मतलब इस ढंग का सीरिएशन करने में, मतलब श्रेणीकरण करने की बोधता आ जाता है इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसके फॉर्मल स्टेज में तो खैर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है धीरे धीरे, और इसी स्टेज में जाके हाईएस्ट उसका डेवलपमेंट होता है। अगला साइकोलॉजिस्ट थे लेव विगोस्की, जो कि फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट, एड 2 एलिमेंट्स इन द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब 2 अलग बात वो जोड़े। ही स्टेट्स द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव विगोस्की एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों में अपने 2 तत्वों को शामिल किया। उसने संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और भाषा के प्रभाव पर बल दिया। मतलब कल्चर और लैंग्वेज का क्या इस पे असर पड़ेगा, उसमें मतलब क्या इसमें काफ़ी असर पड़ता है कल्चर और सभ्यता। अगर पहले तो बच्चा बंदर के समान होता है हम लोग भी थे, पहले बच्चा सभी को बंदर के समान होता है, बस जैसा तैसा होता है। धीरे धीरे जब वो कल्चर हमारे सोसाइटी में, अगर उसे कुछ सोसाइटी में ना रहे, कल्चर ना सीखे, तो बिल्कुल बंदर ही रहेगा जैसे बंदर रहता है। लेकिन वही बच्चा जब समाज में रहता है तो कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, लोगों से कैसे विचार करना चाहिए, ये सब वो धीरे धीरे सीखता है, और इसीलिए इसका काफ़ी असर पड़ता है कल्चर पे। लैंग्वेज में अब कोई बच्चा जैसे हिंदी एरिया में रह रहा है तो हिंदी बढ़िया से बोल सकता है, कोई असमीज एरिया में रहता है तो असमीज बढ़िया से बोल सकता है। ये लैंग्वेज भी वहीं पर वो सीखता है, जो कि सोसाइटी का काफ़ी इस पे असर पड़ता है। आगे फर्दर विगोस्की स्टेटेड ए चाइल्ड प्रोग्रेस थ्रू 3 स्टेजेज इन डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शन। लैंग्वेज फंक्शन में एक बच्चा 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहला है सोशल, जैसे एक्सटर्नल स्पीच बिफोर एज 3 और 4 ईयर्स, यूज लार्जली टू कंट्रोल अदर्स और टू एक्सप्रेस सिंपल कंसेप्ट। मतलब 3 से 4 साल, मतलब 3 या 4 साल के पहले जो उसमें डेवलप होता है वो सोशल एक्सटर्नल, मतलब सोशल का एक्सटर्नल स्पीच का असर है। उसमें नॉर्मली बच्चा जोर से बोलता है, बस लोगों को अपने तरफ एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बातों को विचार करने के लिए, बताने के लिए ही वो सिर्फ लैंग्वेज सीखता है या लैंग्वेज का यूज करता है, इसके अलावा वो कुछ भी यूज नहीं करता। उसका सेकंड स्टेज है ईगोसेंट्रिक स्पीच, जो कि 3 से 7 साल के बीच में रहता है, मतलब 3 से 7 साल तक रहता है। ये ईगोसेंट्रिक स्पीच इज मोस्टली टॉकिंग अबाउट सेल्फ एंड इज यूजुअली स्पोकन आउट लाउड, मतलब इसमें और जोर जोर से बच्चा बोलता है। और
सॉरी, इसमें जो भी बोलता है वो अपने आप में, मतलब अपने, मतलब यहाँ तो नाम है ईगोसेंट्रिक स्पीच, मतलब ईगो, और ये वही स्टेज है 2 से 7 जो हम पढ़े थे पियाजे में, वही इसमें है प्री ऑपरेशनल, तो यहाँ पर वही है, तो उसमें भी ईगो है, इसमें भी ईगो है, और उसी ढंग का सिंपली ये बात भी बोला करता है जोर जोर से, इट हैज ए रोल इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द चाइल्ड्स ऑन बिहेवियर, और ये जो यहाँ पर लैंग्वेज है उसमें सिर्फ अपना बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए है। और थर्ड फेज जो है इनर स्पीच, जो कि 7 साल के बाद होता है। इनर स्पीच इज मार्कली अनस्पोकन वर्बलाइजेशन दैट कंट्रोल्स थॉट एंड बिहेवियर, जो कि अंदर का स्पीच है और जो कि उसका मतलब ये बोला हुआ नहीं है, वर्बलाइजेशन नहीं है, लेकिन उसके अपना विचार और बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ये होता है। अब हम लोग आते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज, मतलब इस बिहेवियर के आधार पे कनेक्टिंग न्यू आइडियाज विद द प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस, मतलब पहले का जो आइडियाज था, नॉलेज था, उससे कनेक्ट करके हम लोग नया चीज सीखते हैं। फोकसिंग ऑन द इंटर रिलेशनशिप एमंग कंसेप्ट्स, और अलग अलग कंसेप्ट्स जो है उसके बीच में रिलेशन व्यक्त करके बना के करते हैं। फॉर्मिंग मेंटल इमेजेस बोथ एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप, एंड लास्टली इंटरेक्टिंग इन सोशल ग्रुप्स और ऑन सोशल इन देमसेल्व्स। इसका मतलब हो गया कि कोई भी चीज जैसे करते हैं वो पहले का जो नॉलेज है उसके आधार को, मतलब पहले के नॉलेज को जोड़ के इसमें सब कुछ करते हैं, नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जैसे अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना है तो पहले से हम नंबर के बारे में जानते हैं, उसके बाद उस नंबर को यूज करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। अब जैसे हम लोग जानते हैं फ्रूट एक, हम लोग फ्रूट एक ऑरेंज को देखे हुए हैं, अगर अब सामने आता है एप्पल तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये भी फ्रूट है, मतलब पहले का नॉलेज को उसके नए के नॉलेज के साथ में जोड़ते हैं। उसका बात है कि रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप एमंग देमसेल्व्स, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट का, मतलब फ्रूट ऐसा होता है, स्वीट होता है। नॉर्मली हम भी जब बच्चा थे, आप लोग अपना सोचिए, फ्रूट का मतलब समझते थे मीठा अगर होता है तो फ्रूट है, अगर कोई ऐसा फ्रूट मिल जाता था जो मीठा नहीं है या कम है तो समझते थे ये फ्रूट नहीं है, मतलब ये एक इंटर रिलेशनशिप है। अब हम लोग आते हैं रोल ऑफ टीचर। ये सभी जो लर्निंग का प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस, ये सब के आधार पे एक आइडियल टीचर का क्या रोल होता है वो हम लोग देखते हैं। द रोल ऑफ ए टीचर आर एज फॉलोज: facilitating students in their effort to learn without directly instructing them on any new concept। किसी न्यू कंसेप्ट के ऊपर डायरेक्ट उसको इंस्ट्रक्ट करने से, बताने के बजाय उसे फैसिलिटेट करना है कि वो खुद उसे लर्न करे, उसे खुद सीखे, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। अगला है being sensitive to the previous experience of each and every student in the class। क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, प्रत्येक स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज क्या है इसके बारे में हमें सेंसिटिव रहना चाहिए। अगर हम उसके प्रीवियस नॉलेज के बारे में सेंसिटिव रहते हैं तो ही हम बढ़िया से उसे टीच कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज इज मस्ट इन द टीचिंग प्रोसेस। उसके बाद है प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक, दैट इज रियल वर्ड एंड कंटेक्चुअल टास्क। जो ऑथेंटिक और रियल वर्ड का, ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक वर्ड का उसे टास्क देते रहे या जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वैसा टास्क देते रहे, तो वो उतना ज़्यादा उसके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो हमें उसे एक ऑथेंटिक टास्क ही दिया करेंगे। अगला है प्रोवाइडिंग एज मेनी मटेरियल्स एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट एज पॉसिबल। मतलब जो आसपास का, जो उसके इन्वायरमेंट का है, इमीडिएट इन्वायरमेंट का है। आप याद कीजिए, मैं अभी तक जो भी बताया हूँ जो हमारे रियल वर्ल्ड का है, आसपास का, जैसे एप्पल हो, ऑरेंज हो, जो हम लोग देखे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसी का मैं सब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वैसे ही जब क्लास में जब पढ़ाना है तो रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल देना है, रियल वर्ल्ड का ही मटेरियल बताना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, उसके आसपास के इन्वायरमेंट में जो है उसी के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं असम में हूँ, अब मैं यहाँ पर बच्चों को बर्फ़ के बारे में बताऊँ, बर्फ़ के बारे में बोलूँ, तो उसके लिए कल्पना है, सिंपली देखा नहीं है कि बर्फ का पहाड़ हुआ करता है। अब कश्मीर में या हिमाचल में अगर ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए तो चलेगा। हाँ, यहाँ पर जंगल की कमी नहीं, अगर जंगल का एग्जाम्पल देते हैं तो चलेगा, जानवरों का एग्जाम्पल देते हैं तो चलेगा। तो ऐसे जो रियल वर्ल्ड है उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो है वो एग्जाम्पल देना है। अगला है, और उसमें कोई मिक्सिंग नहीं करना है, इस बात को ख्याल रखें। फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक अप्रोच टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, जो हमारे वास्तविक जीवन का जो प्रॉब्लम है, वो रियलिस्टिक अप्रोच के द्वारा ही ठीक करना है। उसे कैसे करना है, बस हाइपोथेटिकल नहीं, कुछ भी ऐसे तैसे नहीं देना है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग और encouraging the students to come out with multiple representations or alternative solution with engage in solving
ए प्रॉब्लम। मतलब स्टूडेंट को ऐसा अपॉर्चुनिटी देना, इंकरेज करना है कि एक चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कई सारा रास्ता खोजे, कई सारा मतलब मल्टीपल अल्टरनेटिव्स उसे मिले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और अगला है allowing students to ask questions, encouraging them to raise intelligent question। स्टूडेंट को अलाउ करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन, हाँ लेकिन रिलेवेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं रिलेवेंट आप पढ़ा रहे हैं कुछ चीज़ पूछ रहा है किसी और चीज़, वैसा नहीं, रिलेवेंट क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउड करना है। क्यों कि अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब वो पढ़ रहा है। अब वो पढ़ेगा ही नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से करेगा, पढ़ेगा काम करेगा तभी उससे प्रॉब्लम होगा। इसलिए उसे इंकरेज करना है क्वेश्चन पूछने के लिए, और क्वेश्चन पूछने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा। मतलब अच्छा पढ़ाई के लिए एक ये भी रास्ता है। Fostering reflective practice by encouraging raising intelligent questions indirectly put pressure or to think reflectively। एक स्टूडेंट के ऊपर कुछ इंटेलिजेंट ढंग से क्वेश्चन पूछना है ताकि स्टूडेंट सोचने के लिए मजबूर हो जाए, याद करने के लिए, पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए रिफ्लेक्टिवली। सपोर्टिंग कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करना है, कोलैबोरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करना है ताकि वो ज़्यादा कोऑपरेट करे, कोलैबोरेट करे, ताकि एक दूसरे का एक्सपीरियंस को, नॉलेज को एक्सचेंज कर सके। कनेक्टिंग द एक्टिविटीज इन द स्कूल विद दोज आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के सारे एक्टिविटीज को कनेक्ट करना है स्कूल के बाहर, मतलब समाज में जो एक्टिविटीज वगैरह हुआ करता है उसके साथ, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। इंकरेजिंग सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ देयर लर्निंग प्रोग्रेस। स्टूडेंट को इंकरेज करना है कि वो खुद अपने आप को एनालाइज करे, अपने प्रोग्रेस को, लर्निंग के प्रोग्रेस को एनालाइज करे कि वो कितना लर्न कर रहा है, कितना सीख रहा है। आज का टॉपिक यहीं तक।